रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी क्राइम की स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज की जो स्टोरी आप लोग सुनेंगे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कत्ल क्राइम ये तो हर चीज़ों में होता ही है, लेकिन जिस तरीके से इस केस के अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, आप लोग एक बार सुनेंगे तो आप लोग पुलिस के काम को सैल्यूट करेंगे। दोस्तों, अवैध संबंधों की बात करें तो अवैध संबंध, मैंने आप लोगों से हमेशा ही कहा है कि अवैध संबंध ख़तरनाक होते हैं, इंसान की जान और माल के दुश्मन होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अवैध संबंधों की बात से एग्री नहीं करते और कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, इसमें मज़े मिल रहे हैं। दो हाथों में लड्डू हैं, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ बाहर वाली है, एक तरफ पति है, एक तरफ बाहर का आदमी है। यानी शौक़ इस तरीके से इंसान बढ़ा लेता है तो उसके बाद में इसका जो अंजाम होता है वो कितना ज़्यादा भयावह होता है। इस कहानी में आप लोग यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, यही सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सारे लोगों को आदत है कि वो फेक स्टोरीज सुनते हैं। तो अगर आप लोग रियल क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपना प्यार भी देंगे। तो बात करें दोस्तों आज की घटना की, तो आज की घटना के अंदर अगर देखेंगे तो पुलिस का काम तो सराहनीय है ही है, साथ के साथ इसमें कुछ अहम लोगों की भी भूमिका होती है। कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा से, और इस उड़ीसा के अंदर एक ज़िला लगता है कटक ज़िला, और यहीं पर कटक ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है कंदरपुर थाना। ये जो कंदरपुर थाना है, इसी के सीमा के भीतर एक नदी पड़ती है जिसका नाम है काठजोड़ी नदी। इसी काठजोड़ी नदी के पास में कुछ लोगों को एक महिला का शव दिखाई पड़ता है। तारीख थी 13 दिसंबर साल 2024। 13 दिसंबर साल 2024 को जब लोग इस महिला का शव इस नदी के किनारे पड़ा हुआ देखते हैं, तुरंत जो थी वो कंदरपुर थाना पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जो वहाँ के डीसीपी होते हैं मीणा जी, वो पुलिस फोर्स को लेकर उस जगह पर पहुँचते हैं। तो सबसे पहले पुलिस बहुत ही बारीकी से उस पूरी जगह की समीक्षा करती है, कहीं पर कातिल ने कोई सुराग, कोई सबूत छोड़ा है या फिर नहीं है। लेकिन जितनी मुस्तैदी से कत्ल किया गया था, शायद पुलिस समझ नहीं रही थी जितनी बड़ी प्लानिंग से ये कत्ल किया गया था। उसके बाद में पुलिस उस महिला को देखती है किस तरीके से इसकी हत्या की गई है, तो पता चलता है कि इस महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है, क्योंकि इसके गले पर रस्सी का निशान है। लिहाजा पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है क्या कोई व्यक्ति इस महिला को जानता है या फिर नहीं जानता है। लेकिन जो लोग उस समय मौके पर पहुँचे थे वो सारे के सारे लोग इस महिला की पहचान करने के लिए जाते हैं, लेकिन महिला को देखने के बाद में यही कहते हैं कि साहब, इससे पहले हमने इस महिला को कभी नहीं देखा। अब उसके बाद में पुलिस के पास में सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि ये महिला कौन है, क्योंकि अगर घर वाले आ जाएंगे तो कम से कम डेड बॉडी को क्लेम कर लेंगे, डेड बॉडी लेके जाएंगे, हमें कत्ल का मोटिव पता चलेगा और हम कातिल को अरेस्ट कर लेंगे। यही सारी चीज़ें पुलिस सोच रही थी। पुलिस सोच रही थी केस आसान होगा, लेकिन ये केस पुलिस के लिए लोहे के चनों की तरह था। ये केस जितना ज़्यादा आसान पुलिस को लग रहा था उतना ज़्यादा आसान था नहीं। एक्चुअल में पुलिस जब आस पड़ोस के जितने भी गांव होते हैं वहाँ पर पता निकालने की कोशिश करती है कि कोई महिला ऐसी है जो अपने घर से गुम है, गुमशुदगी की किसी की कोई खबर है या फिर नहीं है। लिहाजा आस पड़ोस के जितने भी गाँव होते हैं, सारे ही गाँवों से जो भी कोई आता है इस महिला की पहचान करने के लिए तो इनकार कर देता है, कहता है साहब, इस तरीके की महिला हमने पहली बार देखी है। उसके बाद में कहीं से किसी की गुमशुदगी की कोई खबर भी नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर इन गाँवों की महिला नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरे थाने की हो। इसलिए पुलिस जो थी वो जो कंदरपुर थाने की पुलिस है, ये कटक ज़िले के जितने भी थाने होते हैं उन सारे ही थानों में सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और थानों के अंदर भी रिपोर्ट भिजवाती है कि इस महिला की किसी भी महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है या फिर नहीं है। और इस महिला के ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये पहचान है, ये शनाख्त है। ना तो सोशल मीडिया से पुलिस को कुछ खबर मिलती है, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं से भी पुलिस को कोई जानकारी मिलती नहीं है कि ये महिला कौन है। ना तो किसी ने इस महिला की डेड बॉडी को क्लेम किया था, ना कोई आया था कि साहब ये महिला हमारे घर की है। दूसरी तरफ किसी भी थाने से ये पुष्टि नहीं की गई थी कि किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट इन दिनों लिखाई गई हो। लिहाजा पुलिस अब बड़ा अचरज में पड़ जाती है।
लेकिन जब उस पूरे घटना स्थल को पुलिस बहुत ही बारीकी से चेक कर रही होती है तो घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर नदी के किनारे एक टी शर्ट और एक पैंट मिलती है जो कि खून से पूरी तरीके से सनी हुई थी। अब पुलिस वाले देखते हैं कि खून से सनी हुई है। उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने उस महिला के कपड़ों के अंदर क्या कुछ हुआ है वो चीज़ नहीं देखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब कपड़े खून से सने हुए लथपथ मिले हैं तो कहीं ना कहीं इस महिला के ऊपर खंजर से भी वार किया गया है। लिहाजा पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया था। अब चूंकि कहीं से भी पहचान नहीं हो रही थी तो ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है कि पुलिस लावारिस में अंतिम संस्कार कर देती है। इसलिए जो पुलिस थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है तो उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि इस महिला के पेट के अंदर एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि कई बार चाकुओं से हमला किया गया है और इस महिला की गला घोंटकर हत्या करने की भी कोशिश की गई है। जब इसकी सांसें थम गई हैं तो उसके बाद इसके पेट पर चाकुओं से हमला किया गया है। लिहाजा पुलिस जो थी वो अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये देखने की कोशिश करती है कि पुलिस के पास में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी गुत्थी है जो पुलिस सुलझा सकती है। लिहाजा पुलिस आस पड़ोस के गांवों से तो सब जगह से पूछताछ करा चुकी थी, लेकिन कहीं पर किसी सीसीटीवी फुटेज में भी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। लिहाजा पुलिस के पास में अगर सबूत के नाम पर कोई चीज़ था तो वो थी वो टी शर्ट, वो शर्ट और वो पैंट। और उस शर्ट और पैंट के ऊपर एक टैग लगा हुआ था। ये टैग था न्यू स्टार टेलर का। अब पुलिस के पास में सबूत के नाम पर न्यू स्टार टेलर की दुकान का जो बिल्ला था, जो टैग था, जो कि कपड़े सीने के बाद में आमतौर पर दर्जी लगा देते हैं, वही था। इसलिए पुलिस वाले अब पूरे उड़ीसा के अंदर इस न्यू स्टार जो टेलर नाम के जो भी लोग हैं जो मिलते जुलते हैं उन सारे ही लोगों का पता निकालती है। तो उड़ीसा के अंदर पुलिस को 10 ऐसे दर्जी मिलते हैं जिन 10 दर्जियों का नाम जो था वो इस दुकान से यानी न्यू स्टार टेलर से मिलता जुलता था। जब टैग को मिलाया जाता है तो सारों के टैग जो थे वो अलग थे। अब पुलिस सोच रही थी कि हमने न्यू स्टार टेलर का पता कर लिया, 10 लोग हैं, इनको ज़ीरो इन करेंगे, एक का पता चल जाएगा और उस व्यक्ति से हम लोग ये पूछ लेंगे कि तुमने ये शर्ट किसके लिए लिखी थी, किसके लिए सिली थी, सॉरी, तो उस व्यक्ति का पता चल जाएगा। उसके बाद व्यक्ति को अरेस्ट कर लेंगे, मामला सुलझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 10 दर्जियों से पुलिस ने टैग का मिलान किया था तो टैग का रंग, टैग का डिज़ाइन, सारी चीज़ें अलग थीं। यानी जो टैग था इन 10 दर्जियों से मेल नहीं खा रहा था। लेकिन इसी बीच में गंजाम ज़िला पड़ता है। इसी गंजाम ज़िले के एक दर्जी ने बताया पुलिस को कि इस तरीके के जो टैग हैं ये गुजरात के अंदर यूज़ होते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके के टैग कोई भी दर्जी यूज़ नहीं करता। अब लिहाजा जो पुलिस थी सीधा सीधा गुजरात का रुख करती है। गुजरात में पुलिस से संपर्क किया जाता है कि इस तरीके के टैग वाला दर्जी कौन है। अब जो गुजरात की पुलिस थी ये न्यू स्टार टेलर नाम के जितने भी दर्जी थे इन सबको ज़ीरो इन करना शुरू कर देती है। और जो टैग, जो तस्वीरें पुलिस को मिली थीं, इन टैग, इन तस्वीरों से आखिरकार पुलिस गुजरात की जो थी वो उस टेलर तक पहुंच जाती है जिस टेलर ने इस पैंट और इस शर्ट को सिला था। अब जब उस टेलर से पूछताछ की जाती है कि भैया तुमने ये शर्ट और ये पैंट किसके लिए सिली थी, क्या तुम्हें इस व्यक्ति का हुलिया याद है या फिर उसका नाम याद है, तो जो दर्जी था जब वो अपनी लिस्ट में जो आमतौर पर बिलिंग बुक जो होती है, जो दर्जी बिल्ला लगा कर देते हैं, उसमें देखने की कोशिश करता है कि इस तरीके का जो टैग मैंने लगाया था जिसका नंबर था 3833, जो 3833 जो टैग था, इससे जब मिलान करती है तो पता चलता है कि इस तरीके की पैंट और शर्ट एक व्यक्ति के नाम पर सिली थी और इस व्यक्ति का नाम था बाबू। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये जो टेलर था इसके पास में ना तो बाबू का एड्रेस था और ना बाबू की शक्ल इसे याद थी। अपना हुलिया याद होता है, ना शक्ल ना एड्रेस। लिहाजा पुलिस के लिए ये काम अभी भी उलझा हुआ था और पुलिस के हाथ इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अभी तक खाली थे। हालांकि पुलिस उस टेलर तक पहुंच गई थी जिस टेलर ने इस पैंट और शर्ट को सिला था। पुलिस इस टेलर को थोड़ा सा और कन्विंस करने की कोशिश करती है, कोई चीज़ ऐसी जो याद करने की कोशिश करो जिससे कम से कम बाबू का पता चल जाए। तो उसके बाद में वो जो टेलर होता है उसको याद आता है कि बाबू ने जब उसको पैसे दिए थे तो 100 रुपये बाबू को वापस करने थे, लेकिन मेरे पास पैसे खुले नहीं थे, इसलिए मैंने बाबू से कहा कि 100 रुपये तुम खुले दे दो, तो उसके पास भी नहीं थे, तो उसने मुझसे 100 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए थे एक UPI अकाउंट में। लिहाजा वो UPI अकाउंट के बारे में पुलिस तलाश करती है तो पता चलता है कि जो UPI है ये किसी जगन्नाथ दुहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जगन्नाथ दुहरी, इसकी उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास थी। अब पुलिस जो थी वो जगन्नाथ दुहरी के नाम की तलाश करने लगती है। अब जगन्नाथ की जब तलाश की जाती है तो पता चलता है कि जगन्नाथ जो था वो सूरत से रायगढ़ के बीच में सफ़र कर रहा है, यानी वो सूरत जा रहा है।
अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस तुरंत रायगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और जो जगन्नाथ धुरी था, इसकी लोकेशन तो पुलिस के पास थी ही, लिहाजा पुलिस एग्जैक्ट डिब्बे में जाकर इसे उसकी ही सीट से गिरफ्तार कर लेती है। सीट से गिरफ्तार करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके आ जाती है। अब जो जगन्नाथ धुरी था जब पुलिस की गिरफ्त में जाता है तो पुलिस इससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि इस तरीके से एक शर्ट मिली है जो एक महिला के शव के पास पड़ी हुई थी, और ये शर्ट तुमने जिस टेलर से सिलवाई थी उस टेलर ने तुम्हारा ही पता बताया है। वो कहता है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ये शर्ट कभी सिलवाई नहीं। तो पुलिस बताती है कि ये शर्ट तुमने नहीं सिलवाई, लेकिन तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हारे नाम पर 100 रुपये उस टेलर से अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाए थे। अब उस दोस्त का क्या नाम है? तो वो बताता है कि उसका नाम है बलराम धुरी। अब पुलिस जो थी बलराम धुरी को गिरफ्तार करती है। बलराम धुरी एक और नाम बताता है हापी धुरी का, यानी 3 लोगों को पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी थी। एक दोस्त था जगन्नाथ धुरी जो कि बलराम का छोटा भाई था, एक बलराम था जो उस महिला का पति था, और एक था इन दोनों का दोस्त जिसका नाम था हापी धुरी। हापी धुरी दोस्त भी था और चचेरा भाई भी था। लिहाजा पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ करती है कि इस महिला की हत्या कर तुमने इस जगह शव को क्यों फेंका, क्या रीज़न था। तो पता ये चलता है कि जो बाबू था यानी जगन्नाथ धुरी, जो उसका पूरा नाम था बाबू का, वो जगन्नाथ धुरी था। तो जो जगन्नाथ धुरी था हत्या उसने की है। और जब पुलिस इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता ये चलता है कि बाबू और बलराम धुरी और उसके चचेरे भाई हापी धुरी ने हत्या इसलिए की थी कि बलराम और उसकी पत्नी की आपस में बनती नहीं थी, और बलराम को ये शक था कि उसकी पीठ पीछे उसकी जो पत्नी है किसी और से अनैतिक संबंधों में है, और जब मैं घर से बाहर चला जाता हूँ तो उससे वो शारीरिक संबंध बनाती है। और इसी वजह से बलराम ने अपने भाई जगन्नाथ के साथ मिलकर और अपने चचेरे भाई हापी धुरी के साथ मिलकर इस पूरी हत्या की साजिश रची। लेकिन जिस प्लानिंग से इन्होंने हत्या की साजिश रची थी उस प्लानिंग से इन्होंने हत्या को अंजाम भी दे दिया, कोई सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन शर्ट उन्होंने उस जगह छोड़ दी थी और उस शर्ट पर लगा हुआ था एक न्यू स्टार टेलर का टैग, और पुलिस ने जिस तरीके से उस टैग के माध्यम से कातिलों का पता लगाया ये वाकई सराहनीय था। एक ऐसा काम था कि जिससे पुलिस के काम को सैल्यूट करने को मन करता है। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं आमतौर पर किसी थ्रिलर मूवी या फिर किसी वेब सीरीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे केस को सुलझाया था, उड़ीसा के टेलरों की छानबीन कर ली, फिर उसके बाद में गुजरात में, इतने बड़े गुजरात में न्यू स्टार टेलर का पता लगाना और फिर उसी टेलर के पास में पहुंच जाना जिसने इस शर्ट को सिला था। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उसके बाद में इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा, और जिस तरीके के भी सबूत इन लोगों के खिलाफ मिलते हैं न्यायालय से उस तरीके से सज़ा इनको दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुलिस के काम को आप लोग कितने नंबर देंगे? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं और हम पीडी नगर उन्नाव यूपी के रहने वाले हैं। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, कहानी अच्छी है, तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आलम शेख हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी थी, तो मोहम्मद आलम शेख जी आपका शुक्रिया। नसीर फारूकी हैं, लिखते हैं नाइस भाई, तो नसीर फारूकी जी आपका शुक्रिया। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो प्रकाश राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेटस फॉर यू है, लिखते हैं भाई कहानी पुरानी हो या नई वो ज़रूरी नहीं होता, बस आपका सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो स्टेटस फॉर यू आपका बहुत शुक्रिया, और जो भी कहानी मैं सुनाता हूँ पुरानी ही सुनाने की कोशिश करता हूँ, नई ही कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में सग़ीर अंसारी हैं, लिखते हैं सग़ीर यूपी बदायूं नूरपुर से सुनते हैं, गुड स्टोरी भाई, तो सग़ीर जी आपका बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, गुड स्टोरी मिस्टर मलिक साहब, तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह आपको बहुत जल्द अच्छा कर दे मेरे छोटे भाई, वेरी नाइस स्टोरी। तो हसीबुल अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? लईक अब्बास हैं, लिखते हैं सुपर स्टोरी, लईक अब्बास गुलिस्तानास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, भैया आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनता हूं भाई, और नमस्कार भाई साहब नाइस स्टोरी, तो जयराज जी नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल कुमार हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, अनिल कुमार अमेरिका से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अंसारी अली का है, लिखते हैं मलिक साहब सुरक्षित रहें
और अपने जो आपकी तबीयत है उसका ख्याल रखें। हम कुवैत से आपकी कहानी सुनते हैं और आपकी जो कहानी है ये आप बहुत सरल भाषा में सुनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके से कहानी सुनाते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका अंसारी अली जी। उसके बाद में SKD हैं, लिखते हैं भाई साहब हमने आपको फॉलो कर लिया है यूट्यूब पे। तो SKD25 भाई आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। राजेंद्र कुमार हैं, रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में मोहम्मद उमैर हैं और ये लिखते हैं नमस्ते सर, मैं दुबई से डेली सुनता हूँ आपकी कहानी, बाराबंकी से रहने वाला हूँ। तो मोहम्मद उमैर जी आपका शुक्रिया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहानी दुबई से सुनता हूँ, कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। सुल्त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। गोंडनवाल हैं, लिखते हैं अजीब कहानी भैया, बहुत शुक्रिया, अफ्रीका से सुनते हैं आप। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जी आपका कहानी सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बाद में जो सलाह देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आलम शेख हैं, लिखते हैं गोरखपुर की अर्चना की कहानी कब सुनाएंगे। तो बहुत जल्द सुनाऊंगा, उस पर रिसर्च चल रही है। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। तो आमिन गुज्जर जी आपका शुक्रिया। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाविज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत थोड़ा नासाद लग रही है, आपकी आवाज़ से मालूम होता है, अपनी तबीयत का ख्याल रखें, अल्लाह आपको सेहत दे। तो इस्लाम शेख जी आपका बहुत शुक्रिया। फ़राज़ अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप किस जगह से हो। तो फ़राज़ अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से हैं और इसमें चाची की गलती दिखती है। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मनार मनसरन करके आईडी, लिखते हैं ओके सर जी सुपर कहानी, मैं मनाराम जाट बाड़मेर से नाम लेना। तो मनाराम जाट जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप बाड़मेर से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में फ़ुरकान मलिक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है। तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उसके बाद में डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास हैं, लिखते हैं मैं सुबह शाम 50 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ। तो लईक अब्बास जी होता है किसी किसी की तबीयत ऐसी होती है कि जिसको ठंडी हवा तुरंत नुकसान दे देती है, किसी किसी को नहीं देती। उसके बाद में डायरेक्ट स्टोरी नहीं बोल सकते थे क्या। तो भाई मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट स्टोरी, लेकिन आप लोगों से बात ना करूँ, चीत ना करूँ तो ऐसा लगता है कि अधूरापन सा है। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई श्रवण कुमार और चाची दोनों की गलती है। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में चीमा राम झाकर हैं, लिखते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा करो। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में हिंदी क्राइम करके है और ये अपने शायद वीडियो का लिंक छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी वीडियो का लिंक छोड़ेंगे तो यूट्यूब आपको कभी भी प्रमोट ही नहीं करेगा और आपका ये तरीका भी अच्छा नहीं है। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।